हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हुए हम रीति ग्रंथकार कवियों को पढ़ रहे हैं। प्रकरण 2 रीतिकाल का है, जिसमें 13 कवियों को अभी तक हमने देखा और देव को भी हमने पिछली क्लास में यहाँ तक समाप्त किया था। अब हमें देखना है 14 नंबर पे कवि हैं श्रीधर। तो श्रीधर को हम देखते हैं। श्रीधर या मुरलीधर, इनको मुरलीधर भी कहा जाता है। श्रीधर या मुरलीधर ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जंगनामा ही प्रकाशित हुआ है, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्णदास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका भेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। तो श्रीधर के बारे में बस इतना ही दिया है कि इनका नाम श्रीधर या मुरलीधर था। ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1737 में इनका जन्म हुआ था। इनका ग्रंथ है जंगनामा और इस जंगनामा में फर्रुखसियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे जंगनामा में क्या वर्णन किया गया है। तो जंगनामा में फर्रुखसियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन किया गया है। वैसे तो बाबू राधा कृष्णदास इनके कई रीति ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, पर उनका पता नहीं है। अगले हैं 15 नंबर पे सुरती मिश्र। ये आगरे के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। सुरती मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के। जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है, सुरती मिश्र कनौज या नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी थी। तो इनका एक ग्रंथ है अलंकार माला और दूसरा इन्होंने जो बिहारी सतसई की टीका लिखी थी अमर चंद्रिका टीका के नाम से है वो। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। तो इनके दो ग्रंथों को ध्यान रखना है, अलंकार माला और अमर चंद्रिका। आगे और देखते हैं। ये नसरुल्ला खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची हैं। तो बिहारी सतसई पर तो इन्होंने अमर चंद्रिका टीका लिखी थी, कवि प्रिया पर भी इन्होंने टीका लिखी है और रसिक प्रिया पर भी लिखी है, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रज भाषा गद्य में है। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने बैताल पंचविंशति का ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया है। किसका? बैताल पंचविंशति का ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया है और निम्नलिखित रीति ग्रंथ रचे हैं। अब इनके कुछ रीति ग्रंथ दिए जाते हैं, उनको देखते हैं। अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत और रस रत्नाकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके ग्रंथ हैं, इनको ध्यान रखना है। श्रुति मिश्र के अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत और रस रत्नाकर। कुल इनके 7 ग्रंथों का वर्णन शुक्ल जी ने किया है। कितने? 7। आगे अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। तो ध्यान देंगे, अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं, जैसे हिम सो हर के हास सो जस मालोपम ठानी, सो असंगति कारण अवर कारज औरे थान, चली अहिश्रुति आ नहीं डसत नसत और के प्राण। इनके सब ग्रंथ सब मिले नहीं हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नक्सिक से इनका एक कवित्व दिया जाता है।
तो ये किससे है? नखशिख से है। तेरे ये कपोल बाल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है। कोऊ न समान जाहि कीजे उपमान, अरु बापुरे मधुकनि की देह जारियत है। नेकु दर्पण समता की चाह करी कहूँ, भय अपराधी ऐसो चित्त धारियत है। सूरति सो याही ते जगत बीच आजहू लो, उनके बदन पर छार डारियत है। तो ये थे सुरति मिश्र, इनके 7 ग्रंथ हमने देखे और इनकी नखशिख सी पंक्तियां देखी। अब आते हैं 16 नंबर पर कविंद्र। इनका नाम क्या है? उदयनाथ। कविंद्र को उदयनाथ भी कहे जाते हैं। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। ऊपर हमने कालिदास त्रिवेदी को देखा था, जिनका ग्रंथ है कालिदास हजारा। उन्हीं के पुत्र है ये कविंद्र, और संवत 1736 के लगभग ये उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला नामक इनकी 2 और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। पहली तो रस चंद्रोदय थी, इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला, ये भी इनकी 2 पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना। अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्ता सिंह भूपति के यहाँ बहुत दिनों तक रहे। तो कविंद्र किसके आश्रय में रहे? अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति के यहाँ रहे थे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। तो इनका जो रस चंद्रोदय है वो कैसा ग्रंथ है? वो श्रृंगार पर लिखा हुआ ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी करते थे। इनके 2 कवित्त नीचे दिए जाते हैं। सहर मझार ही पहर एक रागी जई हैं, छोर पे नगर के सराय हैं उतारे की। कहत कबिंद मग माझ ही परेंगी साझ, खबर उड़ानी है बटोही द्वैक मारेगी। घर के हमारे परदेश को सिधारे, याते दया के बिचारी हम रीति राह बारे की। पंक्ति है कविंद्र की। घर के हमारे परदेश को सिधारे, याते दया के बिचारी हम रीति राह बारे की। उतरो नदी के तीर बर के तरे ही तुम, चौको जनी चौकी तहां पाहरो हमारे की। राजे रसमेरी तैसी बरखा समेरी चढ़ी, चंचला नचेरी चक चौंध कौंध बारेरी। पंक्ति कोई भी बन सकती है, ध्यान देंगे इन सबको। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ भी प्रश्न बन सकता है। कि राजे रसमेरी तैसी बरखा समेरी चढ़ी, चंचला नचेरी चका चौंध कौंध बारेरी। कविंद्र की। व्रति व्रत हारे ही परत फुहारे, कछु छोरे कछु धारे जलधार जलधारे री। भनत कबिंद कुंज भौन पौन सौरभ सो, काके न कपाए प्राण परहथ पारे री। काम कंदुका से फूल डोल डोल डारे मन, औरे किए डारे ये कदम्बन की डारे री। अब है 17 नंबर पर श्रीपति। ये कालपी के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कहाँ के थे ये? श्रीपति कालपी के थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं। श्रीपति के ग्रंथ हैं कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। तो इनके 6 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं शुक्ल जी। श्रीपति के 6 ग्रंथ को ध्यान रखेंगे। कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोषों का विचार पिछले ग्रंथों से अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषों के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद्य रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वातंत्र प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। इनका जो ये काव्य सरोज है
बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। शुक्ल जी कह रहे हैं श्रीपति के विषय में कि यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। श्रीपति के दास जी बहुत ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली है। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें उच्च कोटि का था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। शुक्ल जी कहते हैं श्रीपति के विषय में, आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें उच्च कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठे शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। प्रश्न बने कि रीतिकाल में पावस ऋतु का बड़ा ही अच्छा वर्णन किसने किया है? श्रीपति ने किया है। उसका वर्णन कुछ यहाँ पे दिया जाता है कि जल भरे झूमे मानो भूमे पर सत आए, दसहु दिसान घूमे दामिनी लये लये, धूरि धार धूमरे से धूम से धुंधारे कारे, धूरवान धारे धावे छवि छये छय। श्रीपति सुकवि कहें घेरी घेरी घह राही, तकत अतन तन तावते तय तय, लालू बिन कैसे लाज चादर रहेगी, आज कादर करत मोहि बादर नए नए। तो इनकी पंक्तियों में एक तो ये है कि हम इससे बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं कि किसकी पंक्ति है? श्रीपति की। जैसे लास्ट में आ रहा है लय लय, छय छय, तय तय, है ना। इससे हम ध्यान रखेंगे कि ये श्रीपति की है। देखो यहाँ पे आ गया कादर करत मोहि बादर नए नए। इसके बाद है सारस के नादन को बाद न सुनात कहूं, नाहा के ही बकवाद दादुर महा करे, श्रीपति सुकवि जहां ओज न सरोजन की, फूल न फुलत जाहि चित्त दे चाहा करे, बकन की बानी की बिराजती है राजधानी, काई सो कलित पानी फेरत हाहा करे, घोघन की जाल जामे नरई सेवाल ब्याल, ऐसे पापी ताल को मराल ले कहा करे, घूंघट उदय गिरिवर ते निकसि रूप, सुधा सो कलित छवि कीरति बगारो है, हरिन डिठोना श्याम सुख सील बरसत, करसत शोक अति तिमिर विदारो है, श्रीपति बिलोक सौति बारी जो मलिन होत, हरसि कुमुद फूले नंद को दुलारो है, रंजन मदन तन गंजन विरह, बिबी खंजन सहित चंद बदन तिहारो। इसके बाद 18 नंबर पर वीर। ये वीर कवि हैं। ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत 1779 में लिखा। एक कृष्ण चंद्रिका हम किसकी पढ़ते हैं? गुमान कवि की। और एक किसकी है? इनकी वीर कवि की। कविता साधारण है। वीर रस का कवित्व देखिए। अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामने जो रुख को, प्रबल प्रचंड निशिचर फिरे धाये, धूरी चाहत मिलाए 10 कंध अंध मुख को, चमके समर भूमि बरछी सहस फन, कहत पुकारे लंक अंग दीह दुख को, बलकी बोले वीर रघुवीर धीर, मही पर मीड़ी मारो आज 10 मुख को। इसके बाद आते हैं 19 नंबर पर कृष्ण कवि। कृष्ण कवि माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। कौन थे ये? बिहारी के पुत्र थे कृष्ण कवि। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री
राजा आया मल्ल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका की, उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। तो क्या बता रहे हैं कि इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता जो महाराज जयसिंह थे, जयसिंह के आश्रय में बिहारी रहा करते थे, तो जयसिंह के मंत्री थे राजा आयामल, उन्हीं की आज्ञा से बिहारी सतसई की टीका लिखी, उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराज जयसिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच की होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है, अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी है। दोहों पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं, उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके दो सवैये देखिए। शीस मुकुट कटि काछनी, कर बुरली उर्माल, अयह बानिक मुँह मन सदा, बसों बिहारी लाल। छवि सौंफ शीस किरीट बनो रुचिसाल हिये, बनमाल लसै कर कंजहि मंजुरली मुरली, कछनी कटि चारु प्रभा बरसै। कवि कृष्ण कहें लखि सुंदर मूर्ति यो अभिलाष किए सरसै, वह नंद किशोर बिहारी सदा, यह बानिक मोहि माझ बसे। तो बिहारी ये लगा हुआ है, इससे ये नहीं समझ लेंगे कि बिहारी की पंक्ति है, ये लिखा है कृष्ण कवि ने। थोरेई गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुमहु कान मनो भय आजु काल के दानी। हुए अतियारत मैं बिनती बहु बार करी करुणा रस भीनी, कृष्ण कृपा निधि दीन के बंधु, सुनी असुनी तुम काहे को कीनी। रीझते रंचक ही गुण सोमह बानी, बिसारी मनो अब दीनी, जानी परी तुमहु हरिजु कलिकाल के दानी की गति। इसके बाद 20 नंबर पे रसिक सुमति। रसिक सुमति के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ईश्वरदास के पुत्र थे। ईश्वरदास जिन्होंने सत्यवती कथा लिखी थी, उन्हीं के पुत्र थे ये रसिक सुमति, और संवत 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया। तो रसिक सुमति ने अलंकार चंद्रोदय किसके आधार पर बनाया? कुवलयानंद के आधार पर। कुवलयानंद अलंकार ग्रंथ है, इसी के आधार पर इन्होंने अलंकार चंद्रोदय बनाया, जो कि दोहों में लिखा गया है। पद्य रचना साधारणता अच्छी है। प्रतिनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। प्रत्यनीक अरिसो न बस, अरि तू ही दुख दे, रविसो चले न कंज की, दीपति शशि हरि ले। तो ये रसिक सुमति की पंक्ति है। इसके बाद आते हैं गंजन। गंजन कवि को आज हम देख लेते हैं। 21 नंबर पर है गंजन। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। कहाँ के थे ये? काशी के थे और गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खां हुलास नामक एक श्रृंगार रस का ग्रंथ बनाया। तो गंजन की रचना ग्रंथ क्या है? कमरुद्दीन खां हुलास, जिसमें भाव भेद, रस भेद के साथ षट ऋतु का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है। तो गंजन ने अपना पूरा वंश परिचय किस रचना में दिया है? कमरुद्दीन खां हुलास में, और अपने प्रपितामह मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा भी की है। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोल कर की है, जिससे जान पड़ता है कि उनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपर्युक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा गया है।
इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी, शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं है। एक कवित्व नीचे दिया जाता है। तो ये गंजन का कवित्व है। देखते हैं कि मीना के महल जर बाप दर पर्दा है, हलबी मनुसून पे रोशनी चिराग की। मीना के महल जर बाप दर पर्दा है, हलबी फनूसन में रोशनी चिराग की। गुलगुली गिलम गरक आब पग होत, जहां बिछी मसनद लालन के दाम की। केती महताब मुखी खचित जवाहिरन, गंजन सुकवि कहें बौरी अनुराग की। एतमाद दौला कमरूद दीन खां की मजलिस, शिशिर में ग्रीष्म बनाई बड़ी भाग की। तो ये थे गंजन कवि, जिनके बारे में हमें कुछ ज्यादा जानना नहीं है। बस इतना जानना है कि गंजन काशी के रहने वाले थे। इनका एक ग्रंथ है कमरुद्दीन खां हुलास, जो एक श्रृंगार रस का ग्रंथ है। इसी में इन्होंने अपना पूरा परिचय दिया है। बस इतना ही जानना है। इसके बाद आते हैं अली मुहिब खां प्रीतम। तो इनको तो हम आज नहीं देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम अली मुहिब खां प्रीतम को देखेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे सभी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।